बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आज के बर्निंग क्वेश्चन दुआ ज़हरा केस। अब हम इसके मजीद इन एंड आउट्स के बारे में मालूम करेंगे और हमने इस वक्त दावत दे रखी है मशहूर मरूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जनाब सैयद मोहम्मद मुज्तबा को और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट सैयद वकार अजीम को। अब हम इनसे कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और इनसे इसके बारे में पूछना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? सब लोग खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाइए, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आई कैन हियर। अच्छा, और तो साहब जरा ये बताइएगा कि नई जो पेशरफ्त हुई है दुआ ज़हरा केस के सिलसिले में, उनका एक ब्रीफ सा हम इंट्रोडक्शन दे, फिर इस पे मजीद एनालिसिस करते हैं। सर अभी तक जो नई तफसीलात हैं वो ये हैं कि सिंध हाई कोर्ट में सिंध पुलिस ने एक रिपोर्ट मुरतब किए करके जमा करवाई थी, जिसके मुताबिक पहली बार पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया था। इससे पहले तक यही बात थी कि वो गुमशुदा हुई है, अपनी विल से हुई है या कैसे भी हुई है, इसके बारे में कोई पता नहीं। दूसरी बात, सिंध पुलिस ने बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला को रिटर्न ऑर्डर लिखा है कि आप जहीर अहमद को, पंजाब की वजारत दाखिला को ये ऑर्डर लिखा है कि जहीर अहमद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तीसरी बात यह है कि दुआ ज़ारा ने एक एप्लीकेशन दी हुई थी जिसमें उसने कहा था कि उसके ताल्लुकात जहीर के साथ खुशगवार नहीं है और इस वजह से वो जहीर के साथ भी नहीं रहना चाहती और उसे खौफ है कि अगर वो वापस जाएगी तो उसके बहुत बुरा सलूक किया जाएगा घर वालों की तरफ से, इसलिए उसे दारुल अमान लाहौर मुंतकिल किया जाए। अदालत ने इस पर अमल करते हुए उसे दारुल अमान लाहौर मुंतकिल किया था, मगर सिंध हाई कोर्ट ने उसे लाहौर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। चौथी बात यह है कि उसी दिन जहीर की मौजूदगी कराची में साबित हुई है। वो इस तरह के जहीर के नाम पर एक मोबाइल फोन नंबर था और जिस दिन दुआ ज़ारा का लापता हुई है उस दिन वो नंबर, उसकी लोकेशन और जहीर के एक फ्रेंड की लोकेशन, जो ये दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं, इन दोनों की लोकेशन कराची में ट्रेस हुई है। जिससे ये बात साबित होती है कि दुआ ज़ारा जिस दिन लापता हुई है उस दिन जहीर कराची में मौजूद था और वो जो पहली कहानी एक बयान की जा रही थी कि दुआ टैक्सी में बैठी और लाहौर आई और फिर उसने आके जहीर से रब्ता किया, ये सब झूठ है। और इसके अलावा और बहुत सारे झूठ जो हैं वो इस केस में आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार, आप हमें सुन सकते हैं? शायद हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो अच्छा, और सर एक और चीज आज मेरे नॉलेज में आई है, वो ये कि दुआ ज़ारा के साथ ये जो कुछ हो रहा था और जो जिस किस्म के बयानात उसे दिलवाए जा रहे थे, वो सारे नशे के जेर असर दिलवाए जा रहे थे। इसके बारे में आपने क्या जज किया है? सर इस बारे में अभी तक तो कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, क्योंकि ये बात कंफर्म तब ही होगी जब दुआ ज़ारा का की मेडिकल रिपोर्ट होगी और उसके अंदर अगर तो किसी नशा आवर चीज़ की मौजूदगी का इंकशाफ होता है तो ये बात साबित हो जाएगी। मगर ये बात सामने आई है कि जो ये वो बातें कर रही थी वो किसी दबाव के तहत या किसी हरासगी के तहत। ये जो अगवाकार होते हैं इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं होता कि वो इंसान को नशा दे के उससे कोई भी बयानात दिलवाएं, बल्कि ये दूसरे इंसान को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देंगे। या समटाइम्स अगर छोटी बच्चियां हों तो उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस और कुछ इस तरह की तस्वीरें भी बनाई जाती हैं जिनसे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही है कि दुआ ज़ारा ज़हनी तौर पर ये सब कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ज़हनी दबाव देकर ये सब कुछ करवाया जा रहा था। अब ये वो किस बारे में, किस दबाव के अंडर ये सब कुछ कर रही थी, इसके बारे में अभी मजीद इंकशाफात होंगे जब मेडिकल बोर्ड बनेगा। अच्छा, वो इकरार भाई से मेरी बात भी हुई थी और वैसे भी उन्होंने एक व्लॉग में इस चीज का जिक्र किया है कि दुआ ज़ारा क्योंकि माइनर है, शी इज नॉट अडल्ट, तो उसे दारुल अमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो होना चाहिए। क्योंकि
दारुल अमान में उनकी बात में बड़ा वजन है कि मुख्तलिफ किस्म की रंग रंग की औरतें हैं वहां पर, वो तो उसको जाहिर सी बात है मिसगाइड और गुमराह ही करेंगी। तो आप क्या समझते हैं किस रीजन की बुनियाद पर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं गई बल्कि दारुल अमान गई? सर वो ये है क्योंकि वो खुद बच्ची है तो उसको ये कानूनी पेचीदगियां पता नहीं होंगी, और अदालत ने जो उसे मुंतकिल किया है वो उसकी अपनी ही दरख्वास्त पर किया था। मगर ये बात ठीक है कि उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास होना चाहिए और उसी के अंडर ही उसकी सारी जो है वो परवरिश होनी चाहिए। उसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट वगैरह से कंसल्ट करना चाहिए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की इस केस के ऊपर एक वॉच आउट है, जिसका वो अपने बकायदा रिपोर्ट्स में इजहार कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा एक खातून अदाकारा फप्पे कुटन बड़ी पेश पेश है। थ्रू आउट द ईयर उसने, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द केस, उसने हर लिहाज से केस को डिसमिस करवाने की या केस को खराब करने की कोशिश की है। आप समझ तो गए होंगे मैं जिसका नाम लेना जी। चाह रहा हूँ या जिसकी तरफ हम्म, मैं इशारा कर रहा हूँ। तो जी सर। अब उसकी एक्टिविटीज, अगले उसकी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं कि वो किस तरह से मजीद केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा? सर इस तरह है कि जो वो खातून भी लोगर जब सामने आई है, वो वक्त था जब ये केस अदालत में सुनना शुरू हुआ है। और उस वक्त उस प्लांटेड इंटरव्यू का मकसद ये था कि ये सब दिखाया जाए कि ये सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। और एक किस्म का ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी जिससे कोर्ट की कार्रवाई मुतासर हो सकती थी। इस चीज को साबित करने के लिए उसने काफी मेहनत की है, मगर क्योंकि वकला और दूसरे यूट्यूबर्स चैनल्स ने, सिविल सोसाइटी ने उनके इस क्लेम्स को काफी तौर पे फिजल आउट किया है। वो बिल्कुल अपने वो जो तासुर बनाना चाहती थी और जहीर को बचाना चाहती थी। क्योंकि एक बात जो सामने आई है वो ये आई है कि जहीर और जुनैरा माहम के कॉल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पुराना जानते हैं। इनकी आपस में कॉल्स जो हैं वो मिली हैं। और इसके मुतालिक मजीद बातें सामने आएंगी कि इसका इन लोगों के साथ क्या ताल्लुक है। अभी तक जो बात सामने आई है वो ये है कि वो जहीर के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में थी। और इसका इतराफ उसने खुद भी एक इंटरव्यू में किया था। उसने बताया था कि हाँ, मेरी उसके साथ बातचीत होती थी उसके एक दोस्त के थ्रू। तो ये बातें इंशाल्लाह जैसे आगे चलेंगी, वो अब ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकती है कि वो अपने आप को अलहदा कर ले या वो बिल्कुल ही खुलकर सामने आ जाए। मगर ये बातें जैसे जैसे अदालत में चलेंगी तो इसके बाद इस पर भी दो केसेस मजीद बन सकते हैं कानूनी तौर पे। एक तो अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के, और दूसरा मेहदी काजमी साहब इसके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं, वो है डेफर्मेशन का केस। हद के इज्जत का दावा है, हद के इज्जत जिसे कहते हैं। चले, ये चीजें तो जब टाइम के साथ आएगी मजीद, ये देखे ना कि ये केस जो है शुरू से ही एक मौमा बना हुआ था, और इवन के बड़े रिनाउंड हमारे जो एंकर पर्सन है वो भी इसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आखिर कहीं पे तो कोई चीज इस किस्म की हुई है कि बड़े यूट्यूबर्स ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ है। वो क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके ख्याल में? सर इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये हुआ है क्योंकि अभी तक दो बातें ही बताई जा रही थी। एक बात ये बताई जा रही थी कि जो दुआ दारा है वो तकरीबन 18-19 साल की है, और उसने ये सब कुछ अपनी शादी अपनी मर्जी से की है। वो वहां लाहौर से बैठी और यहाँ तक आई, कराची से बैठी और लाहौर आई। मगर हालिया दिनों में जब उसका मेडिकल बोर्ड बना है उसमें उसकी माइनर होने की तस्दीक हुई है। और दूसरी बात, जो जहीर के मुतालिक पुलिस ने इंकशाफात किए हैं, फिर जहीर के जो अपने मुतालिक एक पॉइंट जो हम सब मिस कर रहे हैं वो ये है कि जब पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही थी, पुलिस ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में छापे मारे हैं मगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जहां पर इनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाता था ये पहले से ही वहां से फरार हो जाते थे। जहीर को अभी भी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। 14 जुलाई को उसकी जमानत भी खत्म हो चुकी है, मगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो सका। अब एक आम इंसान इतना ताकतवर कैसे है कि वो मुसलसल पुलिस को चकमा दे रहा है? ये सारी बातें ये जाहिर कर रही हैं कि जहीर किसी बड़े गैंग का या तो एक मुकम्मल तौर पे रुकन है या उन्होंने इसको सामने किया हुआ है। अब ये जहीर का इसके अंदर किरदार जैसे जैसे मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी ये सामने आता जाएगा, मगर अभी तक यही लग रहा है कि जहीर इसका मुकम्मल तौर पर बाकायदा रुकन है जो इस गैंग के लिए बहुत पहले से काम कर रहा है। तो ये वो तीन चार वजूहत बनी है। एक दुआदारा का
मेडिकल बोर्ड, दूसरा जहीर का मुसलसल गिरफ्तार ना होना, और तीसरा जहीर की जो कार ट्रेसिस हुई हैं वो, और उसकी लोकेशन उस रात कराची के अंदर डिटेक्ट हुई है और अपने एक दोस्त के साथ डिटेक्ट हुई है। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं कि जिसने इस वक्त सिविल सोसाइटी को हर सतह पे हिलाया है कि जनाब वाकई ये केस इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि एक बच्ची ने मोहब्बत की शादी में उसे गेम देखते देखते किसी खेलते खेलते किसी के साथ मोहब्बत हुई और वो अपना घर बार छोड़ के उस तक आ गई। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो अभी कुछ देर पहले की जो इस केस में मूवमेंट हुई है वो ये है कि दोबारा से फिर एक दरखास्त आई है कि ये जो दुआ जा रहा है उसका मेडिकल जो है वो दोबारा से लाहौर में से करवाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी कोई चाल हो सकती है इस गैंग की? क्योंकि अब ये बात तो खुल के सामने आ गई है। मैं पहले दिन से इसी स्टांस पे था कि ये इतना केस सीधा नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जितनी भी होती है उनका तरीका वारदात ही इसी तरह का होता है। और वो मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में इस पे बात भी की है और मैंने इस चीज को एक्सपोज भी करने की कोशिश की है और इस चीज में मैंने बड़ा वर्क किया है। खासतौर पर मेरी टीम भी इसमें मेरे साथ थी। तो जो रिसर्च की जो पॉइंट्स मैंने निकाले वो ये है कि ये सिर्फ एक तरह से नहीं करते। ये बाज औक़ात लड़कियों को बहला फुसलाकर प्यार मोहब्बत के चकमे देकर उन्हें मजबूर तो करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन करने के एक उन्होंने लीगल लाइसेंस भी ले रखा होता है जो कि निकाह नामा जिसको कहते हैं। तो अब एक बात देखें कि जिस बंदे ने निकाह पढ़ाया इनका वो जेल में है और जिसका निकाह पढ़ाया गया है वो बाहर फिर रहा है अभी तक। तो क्या ये हमारे इदारों पर सवालिया निशान नहीं है कि हमारे इदारे इस कदर कॉम्पिटेंसी से काम क्यों नहीं कर रहे कि एक ग्रोह को वो इस तरह से पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए? उन्होंने इसका कोई सुराग जो है उस तरह से नहीं लगाया। सर इसमें मैं कुछ चीजें जो है ना इदारों का वो ऐड कर रोल सर इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो इनसे तो ये लग रहा था कि जो तासुर देने की कोशिश की गई थी कि ये एक रजामंदी के साथ के सारा मामला हुआ है। तो जब ये चीजें फिर वो निकाहनामा का जाहिर है। होना, मुझसे तो ये लग रहा था कि ये कुछ इतना बिल्कुल सीधा सा मामला है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इदारे भी इसी वजह से कुछ सुस्त रफ्तार थे, मगर इदारों ने फिर भी काफी जो है वो हिम्मत दिखाई है। उसके दोनों गवाह और निकाह खां से इसकी तस्दीक करवाना, फिर उन दोनों को गिरफ्तार करना। अब अभी तक जो मसला, जो मेन इशू अभी तक आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहीर के मुतल्लिक ये बिल्कुल अब तो बात कंफर्म हो रही है कि इसे किसी ना किसी सपोर्ट है। और इस बात का उसने भी कहा था कि मैं अनकरीब हम कनाडा चले जाएंगे या ऐसा होगा। अब जो बात अभी तक जेहन में समझ में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रेशो में भी कमी है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनके अंदर लड़कों और लड़कियों की रेशो भी थोड़ी सी कम है। और कुछ गैंग्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में इन की शादियां ऐसे नकारा लोगों से करवाते हैं। वो शादी के बहाने किसी भी लड़की को, छोटी को ले आते हैं और फिर पैसों की एवज उसे आगे फरोख्त करते हैं। दूसरी बात प्रोस्टिट्यूशन की, और तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बाहर स्मगल किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लड़कियों को शादी के लालच से, जॉब के लालच से या ट्रेनिंग या किसी और लालच से यहाँ से दुबई और सऊदी जो है वो फराहम किया जाता रहा है। तो इसके अंदर अभी तक कोई चीज वाज़ेह तभी होगी जब एक थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन आएगी। और ये चीजें इन्वेस्टिगेट तब होंगी जब ये केस मुकम्मल तौर पर क्लोज होगा। अभी तक क्योंकि सबसे पहला मेहदी काजमी साहब का भी और सबका जो पहला फोकस था वो यही था कि दुआ को इन लोगों के चुंगल से बचाया जाए, क्योंकि ये ना हो कि अगर वो इनके साथ ज्यादा देर रहे तो उसका अपना ही दिमाग थोड़ा सा बदल जाए या ये उसे इतना प्रेशराइज कर दें कि वो खुदकुशी कर ले और ये सारा मामला यहीं पे ही खत्म हो जाए। मगर वो अपनी पहली कोशिश में कामयाब हो गए हैं। अब जो अगला मरहला है वो मरहला ये है कि इनके चेहरों से नकाब कैसे उठाया जाएगा। लेकिन अब ये जहीर का गैंग जो है एक्चुअली अब वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं और पूरी पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि दुआ जो है किसी तरह से लाहौर से आगे शिफ्ट ना हो। क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले की अपडेट है कि जहीर की मुलाकात हुई है उससे और कुछ बातें भी उन्होंने तन्हाई में की हैं। तो अब क्या लाया अमल होना चाहिए? ये जो हमारे सर दुआदारा के जो वकील है ये जो सर ऑफर, उनका ये जो न्यूज है इसको कंफर्म करने की जरूरत है,
क्योंकि जहीर की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कोशिशें जारी हैं और वो लापता है। दूसरी बात जो ये है कि जो अगर किसी ने दरखास्त दी है इस बारे में कि जहीर के दुआ का यहाँ पे दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाया जाए लाहौर का, तो पहली बात यह है कि अदालत इस चीज़ को इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि जो पहला मेडिकल बोर्ड था वो अदालत की तौर पर ही बनाया गया था, अदालत के हुक्म पर, और अदालत ने ही उन लोगों को जो है वो नामजद किया था। अब ये जो चीजें वापस जहीर की तरफ से की जा रही हैं, ये इसलिए की जा रही हैं ताकि केस लंबे से लंबा चले और उन्हें कुछ वक्त मिल जाए जिसमें वो सेटलमेंट या किसी तरह आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें केस को डिले करने के लिए, उसको लंबा करने के लिए की जा रही हैं, मगर अदालत इन्हें इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि इस मामले पर इस वक्त इंसानी हकूक के मसला और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से तंजीमें बहुत एक्टिव है, सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा जो है वो मुतहर्रिक है। इंशाल्लाह जल्द ही इस केस का जो है किसी ना किसी तरफ अंजाम नजर आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा सर, मैंने भी काफी देर से मीडिया भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ। मारवी सरवत साहबा का किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया इसके बारे में। आपके पास कोई हो तो मुझे बता दें, मेरे इल्म में इजाफा करा दें। सर ऐसा है कि सिविल सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले तो इसके मुतालिक कुछ वादे तौर पे सामने नहीं आ रहे थे, और कुछ तो ये समझ रहे थे कि अभी तक इस पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अदालत में मामला है और ये ना हो कि किसी और चक्कर में ही फंस जाए। अब जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो सिविल सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक होना शुरू हुई है, और अभी तक तो उनकी किसी इस तरह की औरत मार्च की किसी भी लीडर की तरफ से कोई ऐसा बयान तो सामने नहीं आया। मगर उम्मीद तो की जा सकती है कि वो अगले कुछ हिस्सों में ये, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है औरत के हकूक का और एक बच्ची का, और खास तौर पर वो जो ये नारा लगा के आती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इससे बड़ा क्या मसला होगा कि एक बच्ची उसकी मर्जी के बगैर उसे जबरन अगवा करके उसे किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। चले चलते चलते, क्या आपको इस केस का कनेक्शन वो जो एक चाइनीज लड़कियों के साथ शादी वाले पाकिस्तान में कुछ केसेस हुए हैं, वो भी स्मगलिंग की एक किस्म की, इस केस का कनेक्शन उसके साथ कहीं ताने बाने मिलते हुए नजर आते हैं या नहीं? जी सर, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये किसी ऐसी ही कार्रवाई का एक हिस्सा है। जिस तरह से अब वो बता रहा था कि मैं यहाँ से शादी करके चला जाऊंगा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब भी वो केसेस सामने आए थे तो इदारों के बरवक्त एक्शन की वजह से ये मामला रुक गया था। मगर इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला था, वो ये रास्ता निकाला था कि ये शादी करके यहाँ से जाते थे, वहां पे जाके बीवी को तलाक देते थे और वो लड़की किसी और से शादी कर लेती थी। उसके पीछे ये गेम थी कि ये यहाँ से तो जाते थे, वहां पे पैसे लेके उस लड़की को फरोख्त कर देते थे और उसकी वहां पर शादी हो जाती थी। अब मजीद तफसीलात जैसे जैसे केस अपनी तरह इस मंतकी अंजाम को पहुंचता जाएगा, ये सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या जहीर इस तरह खरीदो फरोख्त में मुलव्वस था, आज़ा को बेचने में मुलव्वस था, कुछ प्रोस्टिट्यूशन है का केस है, या स्मगलिंग का केस है। ये सब चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द आपकी और मेरे सामने होंगी, और वो एलिमेंट सिविल सोसाइटी के जो भी तक ये समझ रहे थे कि बिल्कुल सीधा साधा सा मामला है, इसमें किसी किस्म का किसी एक्शन की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अगर दो बच्चों ने शादी की है तो उन्हें अब खुशो खुरम रहने देना चाहिए, ऐसा उनके नजर में भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। चले, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मजीद आपसे रब्ता होगा जब मजीद अपडेट्स आएंगी उस पे।